हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एचटेट टीजीटी साइंस और डी ट्रिपल एस बी जो टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम होता है। उन दोनों एग्ज़ाम्स के हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे दोनों ही एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, ये जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये एचटेट टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये पूछा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह हम किसको यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एस्पार्टिम, सेकंड है सुक्रालोज, थर्ड आपको दिया है सेक्रीन, फोर्थ आपको दिया है नॉर्थेंड्रोन। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होते क्या है। तो ये क्या होते हैं? ये भाई सब्स्टिट्यूट ही होते हैं स्वीटनर के। अब ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं ये क्या होते हैं? लो कैलोरीज होते हैं, इनमें कैलोरीज कम होती है। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि एस्पार्टिम, सुक्रोलोज और जो सेक्रीन आपको दिया है ये तीनों ही क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियल होते हैं। और ये जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है नॉर्थेंड्रोन, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होता है, ये बल्कि क्या होता है? ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। ये यूज़ होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये यूज़ होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही क्या है भाई, नॉट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पर ये पूछा है कि फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है। तो देखो ये नोट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देखते हो तो वहाँ पर आप देखना कि आपको नोट वाले क्वेश्चन या फिर इसी तरह से मिलते हैं क्वेश्चंस की इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ठीक से आपको नोट का ध्यान रखना होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज़ करने होते हैं ध्यान से। देखो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने से मिलते हैं। नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि जितने भी डेड मटेरियल्स होते हैं, लाइक डेड एनिमल्स हो गए और जो प्लांट होते हैं, तो इन सब के डिग्रेडेशन से, डीके से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। तो हमें पेट्रोलियम भी मिलता है, नेचुरल गैस भी ऐसे ही मिलता है और कोयल भी मिलता है। और ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म पे मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई एनिमल डेड हुआ है और आपने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखा तो आपको वहाँ से फ्यूल मिलेगा, ठीक है। ये टाइम के साथ होता है। बाय डिकेइंग द जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? डिके करते रहते हैं और फिर टाइम के साथ ये बनता है काफ़ी टाइम में। तो यहाँ पर देखो जो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है वो क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 4 वुड, क्योंकि वुड किसका पार्ट होता है भाई? ये तो प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अब यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए और ये चारों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है भाई? ये पॉलीमर से रिलेटेड है ये। और यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉलीमर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है या फिर इनकरेक्ट दिया है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है PMMA इज़ यूज इन मेकिंग आई लेंसेज। तो ये होता क्या है? ये होता है पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट होता है ये यूज़ होता है आई लेंसेज बनाने में। सेकंड आपको जो दिया है वो दिया है बी ऑप्शन जो है वो है नायलॉन 66 इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय कैप्रोलैक्टम। तो देखो ये बताया इन्होंने कि जो नायलॉन 66 होता है इसका मोनोमर आपको कैप्रोलैक्टम बताया है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है, ये क्या है भाई? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो कैप्रोलैक्टम होता है ये किसका मोनोमर होता है? ये होता है नायलॉन 6 का। और जो नायलॉन 66 पॉलीमर होता है इसके जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? एक होती है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और दूसरी होती है एडिपिक एसिड। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है भाई? इसका इनकरेक्ट दिया है। सी देखते हैं हम, नायलॉन इज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नायलॉन जो होता है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है। फोर्थ आपको दिया है वल्कनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स गुडियर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वल्कनाइजेशन क्या होता है भाई? एक प्रोसेस होता है रबर के लिए जिसमें हम क्या करते हैं? सल्फर ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम उसमें सल्फर ऐड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं। नेचुरल रबर में ऐड करते हैं। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? चार्ल्स गुडियर ने। तो ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ACD आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मोनोमेरिक यूनिट ध्यान रखना आप, कैप्रोलैक्टम होती है नायलॉन 6 की और नायलॉन 66 जो पॉलीमर होता है इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। पॉलीमर से आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट ही देखने को ज़रूर मिलते हैं, चाहे एचटेट का एग्ज़ाम हो, DSSB एग्ज़ाम हो या फिर कोई और भी एग्ज़ाम हो। तो आप जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, एग्ज़ाम को ऑब्ज़र्व करोगे तो आप देखना कि वहाँ से आपको इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप
उस वीडियो को भी रिवीजन के पर्पज से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पर देखो आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर ये आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको दिया है, क्या क्या दिया है, एसिटिक एसिड है, फिनोल है, कार्बोनिक एसिड है, वाटर है और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इथाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कंजुगेट बेस को बनाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे एसिटिक एसिड है तो ये एसिटिक एसिड का जो ये कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या बनता है भाई, COO नेगेटिव, ये इस तरह से बनेगा। इसी तरह से फिनोल का बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड का बन जाएगा, वाटर का आ जाएगा, इथाइन का आ जाएगा। तो आप जब इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखोगे तो यानी कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कंजुगेट बेस की, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो जब आप इनके कंजुगेट बेस को ड्रॉ करते हो तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो क्या बनेगा भाई, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एसिटिक एसिड। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे चारों ऑप्शन में एसिटिक एसिड किस में आपको हाईएस्ट उस पर प्रायोरिटी पे दिया है। तो देखो फर्स्ट में दिया है, सेकंड में दिया है, थर्ड में दिया है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी बताइए, फिनोल की बताइए, ये इनकरेक्ट है। अब ये एसिटिक एसिड तो आ गया है, अब इसके बाद आपको देखो कंपैरिजन कहाँ पर करना है, फिनोल में और कार्बोनिक एसिड में। यहाँ पर भी देखो फिनोल कार्बोनिक और फिनोल कार्बोनिक ही है, इन दोनों में तो ये सेम दे रखा है, इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर क्या है, फिनोल की है फिर कार्बोनिक एसिड की है। तो देखो जो कार्बोनिक एसिड होता है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भाई, जो कार्बोनिक एसिड होता है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो फिनोल की ज़्यादा बता रखी है इन्होंने, ठीक है। जब आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप ये उससे भी देख सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर इसमें जो कार्बोनिक एसिड होता है इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो कहाँ पर रहता है, वो ऑक्सीजन एटम पे ही रहेगा जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। और इसमें जो फिनोल का फिनोक्साइड आयन बनेगा, इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये इस ऑक्सीजन के साथ साथ कहाँ पर आएगा, कार्बन पे भी आएगा। और कार्बन हमें पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी यानी कि जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो क्या बनेगा भी, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट भी कट हो गया है और क्या कट हो गया है भाई, यहाँ पर साथ साथ अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी कट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें तो ये इसलिए कट हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड की ज़्यादा होगी फिनोल से, यहाँ पर इसमें कार्बोक्सिलिक की ज़्यादा आएगी सबसे ज़्यादा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, इनमें से आपको चूज़ करना है। अब यहाँ तक तो ये ऑर्डर देखो दोनों में सेम है, अब बचा क्या, इथाइन और वाटर में देखना है। तो जब आप यहाँ पर इथाइन और वाटर में देखोगे तो वाटर का जब इससे कंजुगेट बेस बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप H पॉजिटिव, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो जितना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज कर सके। तो यहाँ से देखो वाटर से जब आप H पॉजिटिव को रिमूव करोगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ये इथाइन है तो इथाइन पे ये इस तरह से होता है, ठीक है। जब यहाँ से आप ये H पॉजिटिव को रिमूव करोगे तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर देखो दोनों में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो यानी कि यही क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा। अब ये स्टेबल कंजुगेट बेस होगा तो इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वाटर के लिए कौन से ऑप्शन में दिया है। तो वाटर के लिए देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड ऑप्शन में ज़्यादा बताई है। तो यानी कि वाटर की ज़्यादा आ जाएगी किससे भाई, इथाइन से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सबसे ज़्यादा होगा एसिटिक एसिड, फिर होगा कार्बोनिक, फिर होगा फिनोल, फिर आएगा वाटर और लास्ट में आएगा इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो आपको यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, किसकी करनी है, 2-ब्रोमोब्यूटेन की करनी है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगी वो प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन देखो क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या है, 4 कार्बन की चेन है। तो ये हमने 4 कार्बन की चेन बना दी है। 2 ब्रोमो, तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे आपको क्या करना है, ब्रोमीन लगाना है। तो ये ब्रोमीन हो गया, बाकी जगह पे आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को क्या कर दो भाई, सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये बन गया हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन जब बनता है, इसमें से आपको जब एलिमिनेशन रिएक्शन आप करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये हम करते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में भाई, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस
में करते हैं। अब जब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा भई, यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की 2 पॉसिबिलिटी होगी। अब वो कैसे पॉसिबिलिटी होगी, देखो जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन, तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन। ये कौन-सा कार्बन है भई, अल्फ़ा। ये कार्बन भी बीटा है और ये कार्बन भी बीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यानी कि देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि इस पोज़ीशन से Br जाए और यहाँ पर इस वाले कार्बन से क्या हो भई, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस यहाँ से ब्रोमीन जाए और इस वाले कार्बन से क्या हो, यहाँ पर मैं इसे बीटा 1 और बीटा 2 लिख देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ से B2 से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। तो अब हम दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इस केस में जब बीटा 1 से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से देखो हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर इस पोज़ीशन पे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया भई, CH, यहाँ से तो एक हाइड्रोजन तो चला गया ना, यहाँ से क्या-क्या है, ब्रोमीन गया, तभी तो डबल बॉन्ड आ गया। और फिर यहाँ पर क्या है, CH, ठीक है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा भई, सॉरी भई, इस कार्बन पे CH2 आएगा, ये कितना आ जाएगा, CH2, और ये क्या हो गया, CH3। तो देखो ये इस तरह से बन गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रोमीन तो जाए इस वाले कार्बन से और जो B2 है उसका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ध्यान से, CH3, ये CH3 एज़ इट इज़, यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा भई, ब्रोमीन, और हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये साथ-साथ इधर क्या आ जाएगा भई, CH3, ये क्या आ गया यहाँ पर, CH3। तो देखो ये 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है। अब ये 2 प्रोडक्ट तो बन गए हैं। अब उसने ये पूछा कि मेजर प्रोडक्ट कौन-सा होगा? तो मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेटजेफ रूल होता है। क्या होता है भई, सेटजेफ रूल। ये आप ध्यान से कर लेना, ये छोटे-छोटे से रूल जो होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो देखो ये वाली अल्कीन जो है, अगर मान लो मैं इसे थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर करके लिखती हूँ, तो देखो ये वाला कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस वाले कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड पे देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन के पास तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो ये तो इस तरह से बन गया, और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक ये पूरा ये वाला ग्रुप आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये बन गया CH2 CH3। अब सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर देखो ये वाले कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड को ड्रॉ करो, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो एक तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा क्या आ जाएगा, CH3। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, CH3। तो अब देखो यहाँ पर तो एक ही अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, इस वाले अल्कीन पे क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो अब कौन-सा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया, भई ये वाला प्रोडक्ट। तो देखो भई क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होती है वही क्या होती है, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होती है। तो इसका नाम क्या है भई, ये हमारे पास क्या है, 2 ब्यूटीन है और ये क्या है, ब्यूटवनीन है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये हमें देखो ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में तो देखो आपको मिक्सचर दिया है, तो मिक्सचर तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मिक्सचर मतलब मिक्सचर तो होगा लेकिन इक्विमोलर नहीं होगा, ठीक है। इक्विमोलर का मतलब है कि सेम अमाउंट में बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये क्लोरीन हटेगा यहाँ से रिमूव होगा तो इनके ऊपर क्या आएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस तरह से, CH3 CH2, ये पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या है, देखो थर्ड ऑप्शन में CH3 CH CH2, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा भी, देखो फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो देखो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो हमारे पास क्या है, अलाइल कार्बोकैटायन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, देखो रेजोनेंस होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है ये क्या होंगे, रेजोनेंस में होंगे। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला जो कार्बोकैटायन है क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर।
ये क्वांटम नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये हमने जो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ही, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, तो ये आप वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये मैचिंग का क्वेश्चन है और ये क्या है, कांस्टेंट के ऊपर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो आपको 4 इक्वेशन दी हैं, इसके लिए आपको केपी और केसी, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये एक तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक क्या है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? वो होता है केपी इज इक्वल टू में केसी आर टी डेल एन जी। अब यहाँ पर ये डेल एन जी जो होता है, ये क्या दिखा रहा होता है, नंबर ऑफ गैशियस जो प्रोडक्ट होते हैं, मोल होते हैं, वो दिखा रहा होता है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो गैशियस मोल्स होते हैं किसके, प्रोडक्ट के, उसमें से हम रिएक्टेंट के मोल्स को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल एन जी, और ये रिलेशन होता है के पी और के सी के बीच में। अब हम यहाँ पर ये 4 इक्वेशंस दिए हैं, तो चारों इक्वेशन का क्या करते हैं, केपी केसी से रिलेशन से ये हम देखते हैं कि कौन से में मैच करेगा। तो देखो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आपको दिया है, ए ऑप्शन में देखो प्रोडक्ट क्या है, पहले हम सबका ही ना क्या करते हैं, डेल एन जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, देखो 1 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल कितने, 2 है। तो यहाँ पर जो डेल एन जी की वैल्यू आएगी, देखो क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो यहाँ पर जो डेल एन जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 - 1 कितनी आ जाएगी, वही 1। बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में यहाँ पर देखो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 2 है, और प्रोडक्ट के मोल देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है, तो 4 हो गए प्रोडक्ट के, 3 + 1 4, और रिएक्टेंट के कितने हो गए भाई, 2। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो सी ऑप्शन जो आपको दिया है, इसमें देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के कितने हैं भाई, 3, 2 हो गए सल्फर डाइऑक्साइड के, और एक हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब आप मोल करोगे, 2 मोल माइनस 3, तो कितना बचेगा, माइनस का 1। डी ऑप्शन देखो, डी में भी क्या है भाई, देखो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट में भी 2 हो जाएंगे, 1 + 1 = 2, तो 2 - 2 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू कितनी आई है, डेल एन जी की वैल्यू कितनी आई है भाई, 1। तो अब हम यहाँ पर जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी, इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई, 1 आई है, तो 1 पावर तो मतलब सेम ही है। तो अब देखो ये कौन से इसमें आपको दिया है, के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी की पावर 1। तो ये हमें देखो कौन से इसमें दिया है, ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो यानी कि ए का तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट, ए का क्या हो जाएगा, मैचिंग फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड, सेकंड के लिए जो डेल एन जी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी की पावर 2। अब आर टी की पावर 2 तो यानी कि स्क्वायर आ रहा है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन से इसमें दिया है। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें स्क्वायर है, तो वो कौन से में है भाई, फोर्थ में, तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। इसी तरह से अब हम बाकी ऑप्शन का भी मैच करके देखते हैं। तो बाकियों में देखो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या है भाई, देखो यहाँ पर के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी। अब देखो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के लिए जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी, -1 थी, कितनी थी भाई, -1 थी। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो ये -1 आ गई। अब देखो ये -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दूसरी साइड जा सकता है। तो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये बन सकता है, यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा। देखो आर टी की पावर -1 में ना, आपको पता है जब -1 पावर होती है तो वो क्या होती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। ये जब इधर नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, ये जब ऐसे ये नीचे इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देखो इस तरह से आर टी, तो ये यहाँ पर क्या है, इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, के सी इज इक्वल टू में के पी इंटू में आर टी। तो देखो ये आपको ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया है, किस में दिया है भाई, ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो सेकंड में दिया है, ठीक है, के सी इज इक्वल टू में के पी आर टी दिया है ना, तो यहाँ पर देखो ये किसके साथ हो जाएगा, थर्ड का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखो फोर्थ वाले में तो क्या है, 0 बच रहा है, तो जब 0 करोगे तो आर टी की पावर 0 हो गई, और किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। तो इसका मतलब क्या है, के पी इज इक्वल टू के सी बच जाएगा। तो ये डी का क्या आ जाएगा, थर्ड, तो डी का क्या हो गया, थर्ड। तो अब हम मैच कर लेते हैं। तो देखो ए का फर्स्ट आया था, तो ए का फर्स्ट हमें कौन से इसमें दिया है, तो देखो थर्ड में नहीं दिया है, तो थर्ड तो कट हो जाएगा। अब देखो बी का क्या दिया आया था आपके पास, बी का फोर्थ आया था, तो बी का फोर्थ तो किस में है भाई, फर्स्ट में है, तो यहीं से राइट आंसर आ जाएगा। सी का क्या है, सी का क्या आया था अपने पास, सेकंड आया था, और डी का क्या था भाई, डी का थर्ड था, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये पूछा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका नहीं होता है। तो देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं,
और चारों ऑप्शन में जब आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तब आप पता कर सकते हो इनका हाइब्रिडाइजेशन से ही। तो देखो अब हम फर्स्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो ये है फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिए जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 5। और यहाँ पर क्या है देखो 3 माइनस चार्ज लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पे कितने हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं टोटल भाई 8 इलेक्ट्रॉन है। और क्या है फिर 4 ऑक्सीजन लगी है, तो आपको ये तो पता ही है ऑक्सीजन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बना सकता है ना, ऑक्सीजन क्या कर सकता है भाई, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये चारों ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्डेड पोजीशन पे आ जाएंगी, और ये क्या करेगा यहाँ पर इस तरह से, ये क्या हो जाएगा भाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इसी तरह से जब आप ये इसका और इसका भी ड्रॉ करके देखोगे तो इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी। और sp3 का आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जो जिनोन होता है, ये जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है, इसके लिए देखो जो जिनोन होता है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये सिर्फ क्या है, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, और ये इस तरह से बना लेगा। तो यानी कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, ये चारों फ्लोरीन इस तरह से रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या है, ये 2 पिरामिडल की फॉर्म में ये इस तरह से ऐसे रहते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 होती है। तो जो यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है वो क्या नहीं बना रहा है भाई, ये जो जिनोन का फ्लोराइड दिया है यही इसका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्कीन वाज ट्रीटेड विद ओजोन एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 पेंटानोन एंड इथेनॉल, द अल्कीन इज। देखो यहाँ पर ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देखते हो तो आप नोटिस करना कि आपको ओजोनोलिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को ज़रूर मिलता है। अब वो ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, या तो आपको क्या दिया हो, रिएक्टेंट दिया हो, यानी कि या तो आपको अल्कीन दी हो और अल्कीन से आपसे प्रोडक्ट पूछ ले वो कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, या फिर उल्टा दे देता है, वो आपको प्रोडक्ट बता देता है और फिर ये पूछता है कि कौन सा अल्कीन से ये बना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा है, आपको प्रोडक्ट तो बताए हुए हैं इसमें, और आपसे क्या पूछा है कि अल्कीन पूछी है कि कौन से अल्कीन से ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो आपको क्या करना है, दोनों प्रोडक्ट की आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर देखो एक तो क्या है 2 पेंटानोन, तो 2 पेंटानोन से क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर पेंटानोन यानी कि 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन बना लो, इस तरह से ये हो गई 5 कार्बन की चेन, ये बन गया, ठीक है। 2 पेंटानोन यानी कि सेकंड पोजीशन पे ये लगा है, बाकी जगह आप क्या कर दो, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, और तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 और ये बन गया CH3, ये हो गया। अब दूसरा क्या दिया है आपको, इथेनॉल दिया है, तो इथेनॉल क्या होता है, ये एसिटल्डिहाइड ही होता है। तो ये क्या होता है भाई, ये इस तरह से होता है, मैं इसे इस तरह से लिख देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड इस साइड बनाते हैं, और यहाँ पर ये क्या है H, ये क्या है इथेनॉल है। तो आपको क्या करना है, ये देखो दोनों के स्ट्रक्चर बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है 2 पेंटानोन है, और यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर इथेनॉल है, ठीक है। तो ये दोनों आपके वो आपको क्या दिए हैं, प्रोडक्ट दिए हैं, और इन दोनों प्रोडक्ट से आपको क्या करना है, अल्कीन का फाइंड आउट करना है कि कौन सी अल्कीन से ये बने हैं। तो आपको जब भी ऐसा करना होता है तो आपको क्या करना है कि ये जो ऑक्सीजन होती है ना, वहाँ से आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, और यहाँ पर इन वाले कार्बन का क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है। तो देखो यहाँ पर जब आप इसे जोड़ोगे, ठीक है, कंबाइन करके लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो ये इस तरह से बन जाएगा। ऊपर क्या है देखो CH3, यहाँ पर ये क्या है CH3, फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या है भई, यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये क्या आ जाएगा CH, और ये क्या बन जाएगा देखो CH के साथ क्या है यहाँ पर ये CH3, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखो नीचे इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला जो कार्बन था इस वाले कार्बन के साथ क्या है यहाँ पर देखो CH3 CH2 और फिर ये क्या है CH3। तो अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ये, ठीक है। ये जहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करोगे ना, यहाँ पर इस वाले कार्बन के पोजीशन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो अब देख लो ये कितने कार्बन की चेन हो गई, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, हेक्सीन बनेगा। अब हेक्सीन प्रोडक्ट है तो इसका मतलब देखो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा।
सॉरी ऑप्शन नंबर 3 तो क्या हो जाएगा भई यहाँ पर कट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको क्या दिया है ब्यूटीन दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो हो गया है कट। अब यहाँ पर देखो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि हेक्सीन कौन-सी है, तो हेक्सीन देखो जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये 3rd पोज़ीशन पे है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 मिथाइल आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है कौन-सी पोज़ीशन पे आएगा भई 2 पे आएगा, तो यानी कि यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन बनेगा, ये बनेगा 3 मिथाइल 2 हेक्सीन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखो आपको ये 4 कंपाउंड दिए हैं और आपको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो ये देखो चारों ही जो हैं ये ना एनिलीन के डेरिवेटिव है, ठीक है? एक तो एनिलीन ही है और बाकी उसी के डेरिवेटिव हैं। तो देखो फर्स्ट का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर NH2। ये जब आप सेकंड ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ये क्या दिया है आपको, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन दिया है, तो ये बन गया यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन। और यहाँ पर जब आप थर्ड ड्रॉ करोगे तो थर्ड आपको क्या दिया है भई, ये आपको दिया है मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये मेटा नाइट्रो हो गया है। और फोर्थ आपको दिया है ये एनिसोल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा NH2 और ये क्या आ जाएगा OCH3, सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप लगा है ये OCH3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बेसिसिटी ऑर्डर पहचानना है, तो जिसके साथ भी क्या होगा भई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है? जिसके पास भी क्या है भई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा भई इंक्रीज़ कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिंग के ऊपर इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो अवेलेबल होगी फॉर डोनेशन। देखो बेसिक कैरेक्टर को हम कैसे बताते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है? तो डोनेशन के लिए, तो यहाँ पर देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये डोनेशन को क्या करेगा, ईज़िली अवेलेबल कराएगा। ईज़िली अवेलेबल कराएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। तो ये तो चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा भई, सबसे ज़्यादा बेसिक आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फोर्थ है ये, तो फोर्थ की आपको किस में सबसे ज़्यादा दी है, तो देखो फोर्थ की आपको दी है फर्स्ट में और सेकंड में, तो थर्ड भी कट हो गया, फोर्थ भी कट हो गया। अब बचा है बाकी का कंपैरिज़न करो, तो देखो अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये पैरा और जो मेटा ग्रुप पे लगे हैं नाइट्रो ग्रुप क्या होता है भई, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़िंग ग्रुप ये सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है भई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ से यानी कि रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये डोनेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उनको क्या कर देगा, कम अवेलेबल कराएगा, इनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस बेसिक होंगे ये दोनों ही। तो यानी कि ये इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो यानी कि ये तो इन दोनों के कंपैरिज़न में जिनके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है, इन दोनों कंपैरिज़न में क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये कौन से ऑप्शन है, देखो फर्स्ट है, तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट आपको किस में दिया है इन दोनों में से। तो फर्स्ट आपको दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएँगे, अब यहाँ से आ गया थर्ड मेटा वाला क्या हो जाएगा भई, थर्ड पोज़ीशन पे आ जाएगा और पैरा वाला क्या हो जाएगा, लास्ट पोज़ीशन पे आएगा, यानी कि लीस्ट बेसिक होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है भई, ये आयन्स के बीच में होती है। किस तरह से होती है, यहाँ पर क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, अनायन होता है। एक क्या होता है भई, कैटायन होता है और एक होता है अनायन। और ये किस तरह से होती है, एटम्स के बीच में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? इस आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, NaCl लिया है, ये आयनिक कंपाउंड का ही एक एग्जांपल है। इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है भई, आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सोडियम जो होता है इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s1 में होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज़ कर देता है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर ये होता है 3p7 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर 3p7 होता है, तो ये क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये क्या करता है, सोडियम तो जो होता है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और यहाँ पर ये क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो इस गेन करने की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव। तो इस तरह से क्या हुआ है, तो यानी कि आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पर देखो कैटायन कैसा होना चाहिए और अनायन कैसा होना चाहिए। तो देखो कैटायन होना चाहिए लार्ज साइज़ का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना
है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ कब कर पाएँगे? जितना बड़ा साइज़ का कैटायन होगा, एटम होगा अपने पास, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को उतने ही ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अगर देखो छोटा साइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें तो कैटायन कैसा होना चाहिए? कैटायन होना चाहिए लार्ज साइज़ का, यानी कि एटम जो होना चाहिए वो लार्ज साइज़ का होना चाहिए, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है? ईज़िली रिमूव हो सकता है। और जो अनायन होता है उसकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए? वो स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ईज़िली गेन कर सके। और साथ-साथ जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी होती है, उसे हम बोलते हैं आयनाइज़ेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइज़ेशन पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। क्या कंडीशंस हैं? कि भई जो कैटायन होता है, कैटायन के लिए जो साइज़ होना चाहिए, कैटायन के लिए जो साइज़ होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? लार्ज। लार्ज साइज़ क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम उतना ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अब देखो जितना ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए हमें एनर्जी क्या है? लेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो लेस एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर? आयनाइज़ेशन एंथैल्पी से। तो यानी कि आयनाइज़ेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? लो आयनाइज़ेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। अनायन के लिए देखो क्या होना चाहिए? जो साइज़ है, वो कैसा होना चाहिए? वो स्मॉल होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो कैसी होनी चाहिए भई? लार्ज होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या होती है? यानी कि हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है भई? ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर आता है, एंटर होता है। तो ये आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। कैटायन के लिए क्या है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैटायन के लिए क्या होना चाहिए भई? साइज़ लार्ज होना चाहिए। और अनायन के लिए साइज़ कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन की, अगर हम एनर्जी की बात करें कि इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो जो कैटायन होता है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो होती है आयनाइज़ेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइज़ेशन पोटेंशियल। वो कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, क्योंकि जितनी कम होगी यानी कि ईज़िली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। और जो एनायन है, अनायन के लिए क्या होना चाहिए? लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। और साथ-साथ इनके क्या होता है? हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? बेसिकली लैटिस एंथैल्पी होती है इनके बीच में। अब देखो ये कैटायन और अनायन है ना, तो इनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी के बेसिस पे, यानी कि इनको 1 मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो यानी कि ये लैटिस एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, तभी वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये कंडीशन है किसके लिए भी? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है। और साथ-साथ यहाँ पर चार्ज भी कैसा होना चाहिए? लेस चार्ज होना चाहिए, लो चार्ज होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो अब हम इन कंडीशंस को मैच करते हैं अपने ऑप्शन के साथ और फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन दिया है आपको, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो दिया है स्मॉल कैटायन और लार्ज अनायन। ये हमने अभी देखा है, कैटायन कैसा होना चाहिए भई? लार्ज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपको दिया है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैटायन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराने की जो टेंडेंसी है वो कैसी होनी चाहिए? जो एनर्जी चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है हमें, तो ये बिल्कुल ठीक है। और साथ में दिया है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है एनायन की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सी ऑप्शन आपको दिया है लार्ज कैटायन, बिल्कुल ठीक बात है। स्मॉल एनायन ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए? लेस चार्ज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या है भई? करेक्ट है। डी ऑप्शन आपको दिया है लेस लैटिस एनर्जी, ये अभी हमने देखा कि एनर्जी कैसी होती है आयनिक बॉन्ड के लिए, जो लैटिस एनर्जी होती है वो होती है हाई लैटिस एनर्जी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट आए हैं, बी और सी। अब हम यहाँ पर मैच करते हैं। फर्स्ट में आपको दिया है ए और डी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया है 3, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया है बी और सी, तो यही क्या है? हमारा राइट आंसर है। और ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट पेयर जो बना है वो क्या बना है अभी? स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्बन फैमिली विद एन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर। देखो ये बोला है कि कार्बन फैमिली में उनका एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे हमें क्या है, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज दी हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट दी हुई है ये चारों ऑप्शन में से। तो देखो सबसे पहले आपको कार्बन फैमिली पता होनी चाहिए, और वैसे भी अगर आपको डाउन द ग्रुप अगर प्रॉपर्टीज पता है तो भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो कार्बन होता है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है भाई? ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। ये कौन से उसे बिलोंग करता है भाई? आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। तो जो कार्बन होता है, कार्बन फैमिली किससे बिलोंग करती है भाई? ये पी ब्लॉक से बिलोंग करती है। और अब देखो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, फिर होता है सिलिकॉन, फिर होता है जर्मेनियम, फिर आता है टिन, और ये लास्ट में आ गया लेड। तो ये क्या है? हमारे पास कार्बन फैमिली है। और डाउन द ग्रुप देखो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे कार्बन का 6 है, फिर सिलिकॉन का 14 होता है। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है।
तो इसमें देखो अब कौन-कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? तो देखो डाउन द ग्रुप कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो देखो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट शेल में वो क्या होता है, न्यू शेल के अंदर ऐड होता रहता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यू शेल के अंदर ऐड होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि न्यू शेल ऐड होती है तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है भई, इंक्रीज़ होता है। अब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो टेंडेंसी है, देखो जितना छोटा साइज़ होगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, जितना छोटा साइज़ होगा तो यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। अब जितनी दूर इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा, न्यू शेल के अंदर ऐड होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईज़ी हो जाएगा। तो यानी कि डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, न्यू शेल ऐड हो रही है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। अगर ईज़ी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइज़ेशन जो एंथैल्पी है, वो क्या हो रही है भई, लो हो रही है। डाउन द ग्रुप जब हम जाएँगे तो वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज़ क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो बड़ा होता जा रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, ईज़िली रिमूव कर सकते हैं तो हमें एनर्जी भी क्या है भई, लेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है? तो अब देखो और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? अब एक प्रॉपर्टी होती है मेटालिक प्रॉपर्टी, तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटालिक प्रॉपर्टी को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना ईज़िली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, ठीक है? जितना ईज़िली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लूज़ कर सकते हैं, उसी उसके बेसिस पे हम मेटालिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। तो देखो डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या है भई, ईज़ी हो रहा है। तो यानी कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है भई, इंक्रीज़ होता है, यानी कि जितना छोटा साइज़ होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर डाउन द ग्रुप आ रहे हैं यानी कि साइज़ बड़ा होगा, अगर साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहाँ से क्या होगा, ईज़ी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईज़ी है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है भई, वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अब देखो हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है देखो, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ेज़। तो अभी हमने देखा, तो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि किस तरह से साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। सेकंड आपको दिया आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ेज़। तो देखो यहाँ पर ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो टेंडेंसी होती है, एनर्जी चाहिए होती है हमें, वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बट अभी हमने देखा, जैसे-जैसे साइज़ बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ईज़ी होगा। ईज़ी है तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी चाहिए वो कैसी होगी भई, लो होगी। तो यहाँ पर तो इसने क्या बात की है, इंक्रीज़ होने की, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ेज़। तो देखो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है भई, इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जितना ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो 4 ऑप्शन है, चारों में से उसने करेक्ट पूछा था, तो देखो अगर 3 पहले के 3 अगर इनकरेक्ट हो गए, तो इसका मतलब 4th तो क्या है, करेक्ट ही है। बट यहाँ पर देखो इसने क्या बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ेज़, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे-जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो देखो पी ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो जैसे-जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर +4 होता है और +2 होता है। तो जब हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, और जैसे-जैसे डाउन द ग्रुप आएँगे जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स रहते हैं, इनमें क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट दिया है कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ेज़। तो इसका क्या है भई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यही था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए थे, ये सारे क्वेश्चन एचटेट टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम के क्वेश्चन से। अब हम डी ट्रिपल एसबी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टली बैलेंस इक्वेशन 4। यहाँ पर देखो आपको ये इक्वेशन दी है और इसके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो बैलेंस इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई, बैलेंस इक्वेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम, दोनों साइड के आपको, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर वो सेम होते हैं तो बैलेंस है, अगर सेम नहीं होते तो अनबैलेंस इक्वेशन होती है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखो, तो यहाँ पर तो एक ही आयरन एटम है, इस साइड पे 3 है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ पर 3 आयरन एटम है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर बट ऑक्सीजन देखो कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो O4 लिखा है, और इस साइड पे कितनी ऑक्सीजन है, देखो 1 ही है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो, यहाँ पर 3 आयरन है, 3 आयरन है, यहाँ पर देखो फिर क्या है, 4H2O लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8,
हाइड्रोजन तो कितने हो गए भाई 8 हो गए, और यहाँ पर भी देखो 4 टू ज़ा 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितनी है देखो 4H2O मॉलिक्यूल लिखा है, इट मीन्स ऑक्सीजन भी कितनी है 4 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बैलेंस इक्वेशन है इसके लिए आयरन के लिए, वो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो ये पूछा है कि यहाँ पर जब हम स्लेक लाइम की रिएक्शन कर सॉरी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम किसके साथ रिएक्शन कराएं वाटर की, कि एकदम से विग्रस रिएक्शन होती है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, एकदम से रिएक्शन होती है, किसके साथ रिएक्शन कराने पर होता है ऐसा, और प्रोडक्ट हमें मिलता है स्लेक लाइम। प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है भाई, स्लेक लाइम मिल रहा है। स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके साथ रिएक्शन कराओ वाटर की कि आपको ये प्रोडक्ट मिले। फर्स्ट आपको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यही इसका राइट आंसर होता है, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शंस जो जब होती हैं, जब प्रोसीड करती हैं, तो उनमें से क्या होता है, हीट निकलती है, एनर्जी क्या होती है भाई, बाहर रिलीज होती है। तो देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो बर्निंग तो हम जब भी करते हैं तो क्या होता है भाई, हीट रिलीज ही होती है ना, गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकंड जो आपको दिया है वो दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कि जो भी वेजिटेबल मैटर होता है, यानी कि जितना भी किचन में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो सब प्लांट वगैरह होते हैं, इन सबको जब हम डीके करते हैं, इनका कंपोस्ट बनाते हैं, इनका डिकम्पोजिशन होता है, तो वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा बोला है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इस वेजिटेबल मैटर को क्या करते हैं, डीके करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और ये डिग्रेड करने से क्या होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो गैसेस प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि वो कैसी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड आपको दिया है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी क्या होती है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये रेस्पिरेशन वाला एग्जांपल जो है एक्सोथर्मिक का, ये आपको क्लास 10th जो केमिस्ट्री है, क्लास 10th का जो साइंस है, वहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है टाइप ऑफ रिएक्शन, वहाँ पर भी आपको ये दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोर्थ आपको दिया है अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, तो ये रिएक्शन देखो, अगर अब 3 ऑप्शन किसके हो गए हैं, एक्सो के हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी पता है फोर्थ ऑप्शन, अगर देखो 3 ऑप्शन अगर एक्सो के हो गए, तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ तो फिर किसके लिए बचा है भाई, एक्सो का एग्जाम्पल नहीं होगा ना, क्योंकि उसने नोट पूछा है। तो अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, ये कैसी रिएक्शन होती है भाई, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें हीट रिलीज नहीं होती है, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शन नहीं है, इसमें हीट क्या होती है भाई, हमें एंटर करानी पड़ती है, तो ये क्या होता है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड प्लस मेटल। देखो एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं प्लस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन अबव, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, ओजोन गैस होता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोज़ में, जो मैंने क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस किया था हमने, उसमें भी ये हमने डिस्कस किया था कि एसिड और मेटल की जो रिएक्शन होती है वो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। और फिर हमने एसिड और बेस के ऊपर भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है भाई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है, उसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि जिंक ग्रैनुलीज आपने लिया है, जिंक क्या है भाई, मेटल है, और आपने क्या किया है, उसको एसिड में, ठीक है, एसिड के अंदर डाला है, तो यहाँ पर क्या होता है, बबल्स बनते हैं, तो कौन सी गैस के बनते हैं, तो वो कौन सी गैस के बनते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्कली इज अ बेस विच इज, ये भी हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, मैंने बताया था एसिड और बेस की जो वीडियो हमने डिस्कस की थी, कि अल्कली जो होता है वो बेस ही होते हैं, बट वो किस टाइप के बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अल्कली। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पर आपको देखो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, और ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट आपको दिया ये एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन है कि एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन इन सॉल्यूशन।
ये बिल्कुल ही गलत है। जो एसिडिक नेचर होता है सब्सटेंस का, वो H पॉज़िटिव आयन की वजह से होता है, ना कि OH पॉज़िटिव आयन। OH पॉज़िटिव आयन क्या होते हैं भई, बेसिक इन नेचर को फ़ेवर करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है भई, इसकी फ़ॉल्स हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है, एक बार हम समझ लेते हैं बाकी की स्टेटमेंट को भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है कि एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। बिल्कुल ठीक है ये, कि यहाँ पर आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड आपको दिया है कि व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल, जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो द सॉल्ट फॉर्म हैज़ ए नेगेटिव आयन कंपोज्ड ऑफ द मेटल। तो जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है भई, नेगेटिव आयन मेटल के साथ मिलकर बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल करेक्ट दिया है। यहाँ पर देखो क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है? यहाँ पर जब हम बेस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ भई, बेस की रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करेंगे, जैसे देखो हमने यहाँ पर बेस लिया है क्या, NaOH आपके पास बेस है, ठीक है? और इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो ज़िंक के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाता है सोडियम ज़िंकेट बन जाता है यहाँ पर ये, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन भी कहाँ भई, ये क्लास 10th जो NCERT है, एनसीईआरटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, उसका क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट भी। तो ये भी क्या है भई, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ आपको दिया है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन होता है सॉल्ट का, उसका मतलब क्या होता है कि जो 1 यूनिट सॉल्ट होती है वो उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर सल्फेट होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो व इसका जब हम क्रिस्टलाइज़ेशन करते हैं, वाटर क्रिस्टलाइज़ेशन करते हैं कॉपर सल्फेट का, तो इसके साथ क्या होता है भई, 7 वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो 4th स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हैं, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो क्या है भई, आपको फ़ोर्थ स्टेटमेंट के लिए पूछा है। तो यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फ़ॉल्स स्टेटमेंट है, बट राइट आंसर है, क्योंकि उसने फ़ॉल्स के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब डक्टाइल मेटल पूछा है उसने, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डक्टाइल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मेटल की होती है, और ये हमें क्या बताती है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इन्हें जब हम स्ट्रेच करते हैं, बीट करते हैं, तो ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल नेचर बोलते हैं मेटल्स का। तो ये जो डक्टाइल नेचर होता है, यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा होता है वो किसका होता है भई, गोल्ड का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल मेटल एक्सेप्ट एग्जिट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी मेटल को छोड़कर बाकी सारी मेटल जो होती हैं वो क्या होती है भाई, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। तो जो मरकरी होती है वो क्या होती है भाई, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है भाई, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ये क्वेश्चन नॉन मेटल से भी बन सकता था, तो अगर नॉन मेटल की बात करें यहाँ पर, अगर नॉन मेटल के लिए पूछा होता तो वो क्या होता भाई, ब्रोमीन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड इज ट्रू। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आयनिक कंपाउंड की हम एक बार कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं ना आयनिक कंपाउंड, तो ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि जो आयंस होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। अब जब क्लोजली पैक होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। फ्री आयंस होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। बट जब हम आयनिक कंपाउंड्स का क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट लेते हैं या फिर डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये वाटर में तो क्या है भाई, सोल्यूबल रहते हैं, बट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें क्या रहते हैं भाई, ये इनसोल्यूबल होते हैं, और इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, वेपराइजेशन होता है, और ये क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट आपको दिया, आयनिक कंपाउंड आर वेरी फ्लेक्सिबल। अभी देखो हमने पीछे पढ़ा,
कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं भाई, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या है कि ये क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट आपको दिया आयनिक कंपाउंड आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। देखो केरोसिन और पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अभी हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉल्युबल है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड आपको दिया कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट कब करते हैं, मोल्टन स्टेट में या फिर जब हम इन्हें डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या दिया है आपको कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि ये क्लोजली पैक होते हैं, और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। तो कटायन और अनायन में क्या होता है भाई, इनमें अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इनके अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, और ये क्लोजली पैक होते हैं, तो इसलिए इनको मेल्ट करना और बॉईल करना क्या होता है, मतलब डिफिकल्ट होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड। देखो ये बोला है कि कार्बन जो एटम्स होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, यानी कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है भाई, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है भाई, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल के लिए पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सैचुरेटेड। बट अगर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होता तो इसका आंसर क्या हो जाता भी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। अब देखो यहाँ पर ये पूछा है कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या क्या करते हैं भाई, वो उसके बेसिस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेट को, प्रेशर को, डेंसिटी को। तो ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो रिएक्टिविटी होती है वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या फिर फुलफिल है, उसी के बेसिस पे डिसाइड होती है, उसी के बेसिस पे हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक एसिड हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। तो जो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है केल्विन में, वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 290 केल्विन। ये तो याद करने जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें तो भाई कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 290 केल्विन होता है। अब आप ये ध्यान रखना कि एसिटिक एसिड का अगर आपसे मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में पूछ लिया है, तो वो सेल्सियस में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर उसने मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है। तो आपको इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ध्यान रखने हैं एसिटिक एसिड के। तो जो इसका सेल्सियस में होगा वो आई थिंक होता है 16 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, अगर हम सेल्सियस में बात करें तो। और इसी तरह से अगर एसिटिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 390 या फिर 391 केल्विन आता है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होगा वो कितना होता है, 117 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये आप डाटा बेस क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राईसल्फाइड बाउंड टुगेदर बाय ग्लू। यहाँ पर ये पूछा है कि इन दोनों का मिक्सचर पोटाशियम क्लोरेट और जो एंटीमनी ट्राईसल्फाइड होता है, ये किस पे होता है, सोप में, डिटर्जेंट में, मैस्टिक हेड में या फिर कैंडल्स में। तो ये किस में होता है भाई, ये होता है ऑप्शन नंबर 3 मैस्टिक हेड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 3। जो सोप और जो डिटर्जेंट है ये क्या होते हैं भाई, सोप और जो डिटर्जेंट होते हैं, देखो सोप तो हमारी होती है, वो क्या होते हैं भाई, ये भी आप ध्यान रखना। देखो अगर आपने उससे अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया, मैच स्टिक का पूछा है, अब अगर ऑप्शन में उसने सोप और डिटर्जेंट दिया है, तो ये हो सकता है कि इन फ्यूचर जो एग्जाम हो उनमें क्वेश्चन वो सोप और डिटर्जेंट इन ऑप्शन से पूछ ले। तो जो सोप होते हैं, सोप क्या होते हैं भाई, सोप होते हैं सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स होते हैं किसके, सोडियम और पोटाशियम के। और जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं भाई, ये होते हैं सोडियम अल्काइल सल्फोनेट। ये क्या होते हैं भाई, सोडियम अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं ये। और सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, ठीक है। सोप क्या होते हैं भाई, सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स, सॉरी फैटी एसिड्स होते हैं ये। और जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं या फिर सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो देखो यहाँ पर कन्वेंशनल का मतलब क्या है, यानी कि जो क्या है फिर से प्रोड्यूस नहीं हो सकते इतने इजीली, ठीक है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो देखो ये क्या है यहाँ पर,
देखो बायोगैस होती है, ये बन सकती है, ठीक है? सोलर एनर्जी भी और जियोथर्मल एनर्जी भी, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा भई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेचुरल गैसेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फ्रॉम हिव्या? भई इसकी प्रोनंसिएशन आप देख लेना, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर ये पूछा है कि इससे कौन-सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं या फिर कौन-सा प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये रबर ट्री होता है, ठीक है? ये क्या होता है, ये रबर ट्री है, ये उसी का नाम होता है। तो इसके लेटेक्स से हम क्या करते हैं, रबर को ऑब्टेन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा भई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेचुरल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोइट्रे इज़ कॉज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो गोइट्रे होता है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो ये होता है भई आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भई? ऑप्शन नंबर 2। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की वजह से क्या होता है भई? इसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो आयरन है, आयरन आपको पता है इसकी वजह से हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया डिज़ीज़ होती है। और जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी इज़ कॉज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर ये स्कर्वी पूछा है कि स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो जो स्कर्वी होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भई? ऑप्शन नंबर 3। जो विटामिन ए होता है ये किसके लिए होता है भई? ये वो आइज़ के लिए अच्छा होता है। तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो आइज़ रिलेटेड होती है। और इससे कौन-सी डिज़ीज़ होती है भई? ज़ीरोथैल्मिया होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। जो विटामिन बी होता है, वैसे विटामिन बी का क्या होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। और इससे क्या होता है, बेसिकली बेरी-बेरी डिज़ीज़ होती है, बॉडी वीकनेस होती है, ठीक है? टायर्डनेस फ़ील होता है। और जो विटामिन डी होता है इससे बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है? ऑस्टियोमेल्शिया भी होता है शायद, ठीक है? तो ये रिकेट्स और ये सब हो गया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भई? ऑप्शन नंबर 3। ये थे आज के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। एचटेट टीजीटी साइंस और DSSB के एग्ज़ाम के, दोनों ही एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ।